अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने बायोफार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट का आगाज़ किया था जिसमें से आईवी बोलस हम पढ़ चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं आईवी इन्फ्यूजन। उससे पहले आपके कुछ बेसिक्स जो हैं वो मजबूत होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईवी इन्फ्यूजन एंड आईवी बोलस। ठीक है, इन्फ्यूजन और बोलस के दरमियान क्या फ़र्क है, लेट्स सपोज वो आपसे ये पूछते हैं। ठीक है, तो बोलस जो है वो इंजेक्शन जो रैपिड होता है, ठीक है, रैपिड होता है, इमीडिएट दिया जाता है। जो इंजेक्शन दिया जाता है ना वो आईवी बोलस की फॉर्म में होता है। ठीक है, इंजेक्शन जो दिया जा रहा होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि रैपिडली या इमीडिएटली या एट टाइम ज़ीरो हमारे पास डिज़ायर्ड ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी में अचीव हो जाती है। ठीक है, जो डिज़ायर्ड लेवल्स हैं ड्रग के वो बॉडी में एट द स्पॉट अचीव हो जाते हैं। लेकिन जो आईवी इन्फ्यूजन है वो जो ड्रिप सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, जो पेशेंट को ड्रिप लगाई जाती है और उसमें क्या किया जाता है कि जब हमें मेंटेन रखना हो एक स्पेसिफिक ड्रग के लेवल्स, यानी कि जो स्टेडी स्टेट है उसकी अचीव करना हो। ये स्टेडी स्टेट भी हमें पता होना चाहिए, हम बाद में देखते हैं। ठीक है, स्टेडी स्टेट को कुछ देर के लिए, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 30 मिनट्स के लिए पेशेंट की बॉडी में अचीव करके रखना है, उसे मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए हम आईवी इन्फ्यूजन देते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि रैपिड इंजेक्शन उस केस में जब अनसूटेबल हो तो तब हम इन्फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। अब कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम आईवी जो है वो रैपिड नहीं दे सकते या बोलस इंजेक्शन नहीं दे सकते? उसमें से पहली चीज़ आ जाती है कि जब पोटेंशियल हो टू प्रेसिपिटेट टॉक्सिसिटी, जब टॉक्सिसिटी का खतरा हो। अब ये जो टॉक्सिसिटी वाली बात है, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर हम हॉस्पिटल सेटिंग्स में देखें तो स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स के जो मतलब इन्फ्यूजन दिए जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेफ्ट्राइक्सोन का कोई इन्फ्यूजन दिया जा रहा है, तो वो इन्फ्यूजन जो है, इन्फ्यूजन की बात कर रही हूँ, इन्फ्यूजन अगर नर्स या फिर पेशेंट, ठीक है, नर्स या पेशेंट खुद से उसको मतलब उसकी जो स्पीड है वो तेज़ कर दें, किसी भी वजह से नर्स कहे कि बेड जो है वो मतलब ऑक्यूपाइड हैं, तो उससे पता ना हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या पेशेंट जो है वो कहे कि मैं जल्दी फारिग हो जाऊंगा, मैं जल्दी घर चला जाऊंगा। किसी भी वजह से क्या होता है कि वो अपनी जो इन्फ्यूजन उसका रेट ज़्यादा कर देते हैं, यानी वो रैपिड इन्फ्यूजन होता है, तो एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो डिजीनेस ड्राउजीनेस आना शुरू हो जाएगी, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, उसे रैशेज़ आएंगे, एडवर्स इफेक्ट्स, एलर्जिक रिएक्शंस उसके शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्यों होगा कि उसको इमीडिएट दे रहे हैं, यानी कि हम इमीडिएट या बोलस या रैपिड आईवी इन्फ्यूजन भी उस केस में नहीं दे सकते, अनसूटेबल है। जब पोटेंशियल हो कि प्रेसिपिटेट टॉक्सिसिटी, वो टॉक्सिसिटी या प्रेसिपिटेट कर सकता है, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, और यह कहता है कि हमें रिक्वायर्ड हो मेंटेनेंस ऑफ सूटेबल कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, कि हम चाह रहे हैं कि वो जो ड्रग है उसकी एक अमाउंट बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेन रहे, उसकी सूटेबल अमाउंट जो है। फॉर एग्जांपल हम उसको स्टेडी स्टेट पे, कहता है कि स्टेडी स्टेट पे लेट्स सपोज मेंटेन करके रखना चाह रहे हैं कुछ देर के लिए, तो उस केस में भी हम इन्फ्यूजन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इन सच सिचुएशन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एट कांस्टेंट रेट बाय आईवी इन्फ्यूजन, तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे कि कांस्टेंट रेट पे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, कांस्टेंट रेट पे आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू देंगे। अब कांस्टेंट से आपको पता हो जाना चाहिए कि इन्फ्यूजन कांस्टेंट रेट पे हो रही है, इसका मतलब है कि आईवी सोल्यूशन इज इन्फ्यूज ओनली एट ज़ीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक है, कि जो रेट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी है वो ज़ीरो ऑर्डर पे हो रहा है। ड्रग गेट्स एलिमिनेटेड फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर। क्या कह रहा है वो कि इन्फ्यूजन रेट इन जो है इसको हम थोड़ा आगे भी इलेबोरेट करते हैं क्योंकि ये चीज़ भूलने वाली नहीं है। जो रेट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी है वो ज़ीरो ऑर्डर पे है, और जो रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक हो गया। और इन्फ्यूजन की जो ड्रग है या रेट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी है या इन्फ्यूजन ऑफ ड्रग इन द बॉडी है, वो कहता है दो चीज़ों से कंट्रोल होता है, या कह लो ये फैक्टर्स हैं उसके, या ये उसको कह लो डिफाइन करते हैं कौन कौन सी। फ्लो रेट जिसको आप एफ कह सकते हैं, और कंसनट्रेशन जिसको आप सी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्फ्यूजन और या ड्रग जो इन बॉडी जा रही है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा फिर, ये फ्लो रेट और कंसंट्रेशन के, यानी जितना ज़्यादा फ्लो रेट होगा या जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उस लिहाज से जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर जा रही है। कंसंट्रेशन का तो आपको आइडिया है, अब फ्लो रेट को भी आगे हम देख लेते हैं कि फ्लो रेट क्या चीज़ है। अच्छा, मैंने थोड़ी जगह चेंज की है अपनी, उम्मीद है यहाँ पे रिलेटिवली कम डिस्टर्बेंस होगी। खैर, यही उम्मीद करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फ़्लो रेट देख रहे थे हम कि फ़्लो रेट क्या है, वो रेट है जिससे हमारी जो ड्रिप है वो बॉडी के अंदर एंटर हो रही है। ठीक है, कि फ़्लो रेट जो है उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो कंट्रोल किया जा सकता है उसको हाइट से। ठीक है, आपको पता है कि जो ड्रिप्स हैं उनको लगाया जाता है, उनके जो स्टैंड्स होते हैं उनके ऊपर।
ठीक है। ड्रिप्स जो है उनको स्टैंड्स पे लगाया जाता है, और अगर स्टैंड अवेलेबल ना हो, लेट्स सपोज़ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे स्टैंड्स उस टाइम अवेलेबल नहीं है, सारे ऑक्यूपाइड हैं, तो क्या कहा जाता है, जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट होता है ना, उसको कहा जाता है कि ये ड्रिप जो है आप ऊपर करके पकड़ के रखें। ठीक है, ऊपर करके पकड़ के रखने के पीछे मकसद है, वो मकसद क्या है कि उसका फ्लो रेट जो है वो मेंटेन रहता है, उसका फ्लो रेट ख़राब नहीं होता। एक तो वो कह रहा है कि हाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, हाइट उसकी जो है उस लिहाज से उसका फ्लो रेट जो है वो ठीक रहेगा। और दूसरा उसके अपर्चर साइज़ है। अपर्चर जो है ये किससे रहता है, ड्रिप के साथ जो रेगुलेटर लगा होता है ना, जिसको हम मतलब उसका पेच घुमा के ऊपर को और नीचे को करते हैं, तो वो जो रेगुलेटर होता है ना वो उससे हम तेज़ भी कर सकते हैं ड्रिप को, कम भी कर सकते हैं, मतलब लेमैन लैंग्वेज में। तो वो असल में क्या है कि उसके उस ट्यूब के अपर्चर को, यानी कि जो उसके अंदर का सुराख है उसको वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो फ्लो रेट एक तो हाइट ऑफ इन्फ्यूजन बॉटल पे डिपेंड करेगा, और दूसरा अपर्चर साइज से, इन दोनों के ज़रिए हम फ्लो रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो थ्योरी स्टार्ट करते हैं। हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं। थ्योरी में सबसे पहले उसने कहा कि जो ड्रग एडमिनिस्टर की जा रही है, जो ड्रग का इन्फ्यूजन रेट है या जो ड्रग अंदर आ रही है बॉडी के, वो क्यू है। ठीक है, और उसको उसने जो है वो पॉजिटिव में लिया हुआ है। जबकि जो ड्रग एलिमिनेट हो रही है फ्रॉम द बॉडी, अब चूंकि वो एलिमिनेट हो रही है उसके लिए उसने जो है वो माइनस साइन का इस्तेमाल किया हुआ है, और ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है। अब ये माइनस वाला साइन हमने यूरिन एक्सक्रीशन रेट भी जो देखी थी ना, कि ड्रग एक्सक्रीशन थ्रू यूरिनरी मेथड, वो जो हमने आईवी बोलस में देखा था, उसमें भी हमने माइनस वाला साइन यूज़ किया था। तो यही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। क्या है जनाब, रेट जो ड्रग का है जो बॉडी के अंदर आ रहा है वो किसके इक्वल है, कि एक लिहाज से देख लीजिए कांस्टेंट जो है हमारा इन्फ्यूजन रेट चल रहा है इनटू द बॉडी ज़ीरो ऑर्डर पे, और जो एक्सक्रीशन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। और ये वाली स्टेज, ये यहाँ से जो शुरू हो रही है, जिस पे रेट ऑफ इन्फ्यूजन जो अंदर आ रही है ड्रग की और रेट ऑफ एलिमिनेशन दोनों बराबर हो जाती हैं, और ड्रग का लेवल जो है वो बॉडी में एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन रहता है, वो हमारे पास कहलाती है स्टेडी स्टेट। यानी कि रेट इन इज इक्वल टू रेट आउट, ये वाली स्टेट हमारे पास स्टेडी स्टेट कहलाती है। ठीक हो गया। इसमें कुछ अजम्पशंस हैं हमारे पास, अजम्पशंस जो हमने पहले भी देखी थी, जब हमने जो ना आईवी बोलस में देखा था, क्या कि ड्रग जो है वो वन कंपार्टमेंट मॉडल को फॉलो कर रही है। ड्रग जो है वो इन्फ्यूजन, अब ये वाला पॉइंट इन्फ्यूजन वाले में न्यू है कि ड्रग इन्फ्यूजन जीरो ऑर्डर से हो रही है, लेकिन एलिमिनेशन वाला पॉइंट पुराना है, या कि फर्स्ट ऑर्डर से उसकी एलिमिनेशन हो रही है। ड्रग पैसिव डिफ्यूजन को फॉलो कर रही है, ये पॉइंट भी पुराना है। ड्रग जो है एलिमिनेट हो रही है अनचेंज्ड फॉर्म में, यानी कि हम कह सकते हैं इधर नो मेटाबॉलिज्म, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा ड्रग का। ठीक है, ड्रग जो है वो अनचेंज फॉर्म में, ये अजम्पशंस है हमारी, ऐसे होता नहीं है, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये हमारी वो वाली अजम्पशंस हैं। अब आगे हमने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी है। तो अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी किसके इक्वल होगी, कि जो ड्रग बॉडी के अंदर आ रही है, यानी कि क्यू, ये जो ड्रग इन द बॉडी आ रही है वो ड्रग उसमें से माइनस करें जो बॉडी से बाहर जा रही है, तो वो हमारे पास कौन सी ड्रग आएगी जो बॉडी के अंदर मौजूद है। लेट सपोज एग्जांपल के लिए सिर्फ मैं आपको कहूँ कि हमने फॉर एग्जांपल 100 mg ड्रग जो है वो इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, और एलिमिनेशन जो हो रही है वो कह लो कि 20 mg की होगी। तो बॉडी के अंदर कितनी है उस टाइम, बॉडी में कितनी है, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 mg बॉडी के अंदर मौजूद है। तो यही चीज़ है कि बॉडी में ड्रग इस टाइम कितनी मौजूद है, उसमें रेट ऑफ इन्फ्यूजन जो है उसमें से एलिमिनेशन माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास बॉडी के अंदर जो ड्रग मौजूद है वो आ जाएगी। इसकी हम करेंगे इंटीग्रेशन, कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसी एक्सप्रेशन को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सीपी किसका इक्वल होता है, एक्स नॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से दोनों साइड्स पे अगर डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा कंसंट्रेशन का आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन वाला एक्सप्रेशन जो है वो नेक्स्ट पेज में, अभी जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कहता है कि जो रेट ऑफ इन्फ्यूजन है ड्रग की, यानी कि इनिशियली जो ड्रग एंटर हो रही है, जो क्यू है इनिशियली कहता है वो एलिमिनेशन रेट से, एलिमिनेशन रेट जो हमारा के एक्स है कहता है उससे बहुत ज़्यादा है। ये वाला एक्सप्रेशन आप आगे भी देखेंगे। ठीक है, यानी इनिशियली क्या होता है कि रेट ऑफ इन्फ्यूजन जो है एलिमिनेशन की निस्बत ज़्यादा होता है। अब जाहिर है कि ड्रग इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम एलिमिनेशन तो ना होने के बराबर ही होती है। तो वही बता रहा है कि हमारा रेट ऑफ इन्फ्यूजन जो है एलिमिनेशन से बहुत ज़्यादा होता है इनिशियली। वक्त के साथ साथ ये डिफरेंस इन दोनों के दरमियान कम होता जाता है, बिकम्स स्मॉलर, ये डिफरेंस कम होता जाएगा, इवेंचुअली ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि इवेंचुअली ये क्यू जो है वो के एक्स के इक्वल हो जाएगा इवेंचुअली। और कहता है ये होगा सिर्फ एट टाइम इन्फिनिटी पे, और जब इन्फिनिटी टाइम पे एलिमिनेशन और इन्फ्यूजन जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो उस स्टेट पे हम कंसंट्रेशन को कहते हैं ये ट्रू स्टेडी स्टेट, या इसको CPSS भी कहते हैं। ये एक्सप्रेशन हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, ये किस टाइम पे होता है, ओनली एट टाइम इन्फिनिटी, जब रेट ऑफ ड्रग इन्फ्यूजन जो है वो एलिमिनेशन के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे भाई ये वाली सिचुएशन जो है वो CPSS है।
यानी कि ट्रू प्लाज्मा कंसंट्रेशन का जो स्टेडी स्टेट है वो अचीव होगी। कंसंट्रेशन के लिए वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए जो है वो के की वैल्यू लगा दी। अगर हम के का फार्मूला अगर लिखते हैं, जैसे हम मतलब यूज़ किया करते थे, क्या के इज़ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, तो उसने वही वाला फार्मूला इधर अप्लाई करके तो ये वाली एक्सप्रेशन निकाली हुई है। ठीक है, तो ये सारी एक्सप्रेशंस लिखेंगे तो आपका ही फ़ायदा पेपर में, आप पेपर में कुछ लिख के आएँगे तो फिर ही नंबर मिलेंगे ना। और अब हमने ये देखा हुआ है क्लीयरेंस इज़ इक्वल टू KVD। ठीक है, तो हम वो वाला एक्सप्रेशन यूज़ करके क्लीयरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, फिर बात आती है फैक्टर्स की। फैक्टर्स के लिए मैं आपको एक मज़े की चीज़ बता देती हूँ, बस उसको आपने याद रखना है तो आपके लिए जो है ना वो चीज़ आसान हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये बात पहले भी पता होगी, कोई बात नहीं, मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। जो चीज़ न्यूमरेटर में होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो चीज़ डिन्यूमरेटर में होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की, कि कंसंट्रेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के। ठीक है, कि यानी जो रेट ऑफ इन्फ्यूजन है इनटू द बॉडी जो ड्रग आ रही है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ के, जितनी कम हाफ लाइफ होगी उतनी ज़्यादा जो है, जितनी सॉरी कम हाफ लाइफ होगी उतनी कम कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ ज़्यादा होगी तो कंसंट्रेशन ज़्यादा बॉडी के अंदर जाती जाएगी। उसी तरह अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखें तो जितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उतनी कंसंट्रेशन कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यों? डी न्यूमरेटर में है। एलिमिनेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये किस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए मैं आपको एक कह लो एग्जांपल दे देती हूँ। एग्जांपल तो खैर ऐसे है जिसको आप कहीं पे कोट नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, कि आपके पास 100 mg, लेट सपोज 100 mg आपके पास ड्रग है, 100 mg। ठीक है, अब इस 100 mg ड्रग को आप डिफरेंट वॉल्यूम्स में डालो। फॉर एग्जांपल आप अगर इसे एक पानी के कप में डालते हो, ठीक है, कप में डालते हैं तो कप में डालने से क्या होगा कि कप में पानी कम है, वॉल्यूम उसमें कम है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वो कंसनट्रेटेड बनेगा। यही अगर आप इसको जो है एक टब में डालें, ठीक है, तो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और किसकी कंसंट्रेशन कम होगी? ज़ाहिर है कि जिसका वॉल्यूम कम है, जो कप वाला है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जो टब है यानी जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसमें कंसंट्रेशन कम होगी। कहीं मैं उल्टा तो नहीं बोल गई? चलो खैर, अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी, वो चीज़ इनफ है। अब मैं बॉडी के लिहाज से अगर एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, वो चीज़ आप कोट भी करेंगे, कर सकते हैं, और ये चीज़ वाइवा में भी आपसे पूछ सकता है कि अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो तो ड्रग की जो क्लियर कंसंट्रेशन है वो किस हिसाब से होगी? ठीक है, अगर वॉल्यूम फॉर एग्जांपल सिर्फ ब्लड के अंदर ही ड्रग जो है ना वो मौजूद रहती है, कहीं और नहीं जाती, यानी उसका वॉल्यूम जो उसे अवेलेबल है वो सिर्फ प्लाज्मा वाला है, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी। लेकिन अगर वही ड्रग जो है या कोई और ड्रग ब्लड से निकल के दूसरे ऑर्गन्स में चली जाती है, यानी ज़्यादा जगह ज़्यादा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फॉर एग्जांपल वो एडिपोज टिश्यू में जा रही है, वो किडनी में जा रही है, वो लिवर में जा रही है, यानी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी एज अ रिजल्ट कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगी। क्यों? उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो ये चीज़ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरा ये कि आप वाइवा के लिहाज से आपको पता हो कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो ड्रग की कंसंट्रेशन ज़ाहिर है कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा ट्रू स्टेडी स्टेट है। जैसे मैंने बताया कि एट टाइम इन्फिनिटी क्या होता है कि जो रेट ड्रग का इन द बॉडी आ रहा है और जो ड्रग एलिमिनेट हो रही है वो इक्वल हो जाती है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं, यानी इन्फिनिटी टाइम पे सीपी जो है कंसंट्रेशन, यानी ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन जो है प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट पे चली जाती है। ठीक है, तो उसको हम मतलब ये सिर्फ थ्योरेटिकली की बात चल रही है, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। उसके लिए एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं कि अब ये किस टाइम पे? इन्फिनिटी पे। अब ज़हन में रहे कि मैंने आपको आईवी बोलस में भी ये चीज़ बताई थी कि अगर किसी चीज़ की पावर में, फॉर एग्जांपल ई है, लेट्स सपोज इसकी पावर में 0 हो, आप 1000 की पावर में ले सकते हैं, आप मिलियन की पावर में ले सकते हैं, किसी में भी ले लें। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर में 0 हो इसका मतलब है कि ये 1 है, और अगर किसी चीज़ की पावर में इन्फिनिटी हो इसका मतलब है ये 0 है। ये बात आपने याद नहीं रखनी, ये आपको आगे भी काम आनी है। ठीक है, तो अब उसकी पावर में ई की पावर में इन्फिनिटी आ गई है, तो यानी ये पूरा फैक्टर 0 बन जाएगा। 1 माइनस 0 तो ये 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, 1 में से कुछ ना निकालें तो वो 1 ही रहता है। तो इस पूरे फैक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये इसी तरह रहेगा। तो ये हमारे पास CPSS की जो है ना वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो वी के जो है हम इसको क्लियरेंस भी लिख सकते हैं, इसको हाफ लाइफ जो है के की वैल्यू पुट करके हाफ लाइफ वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं। अब ये वाली जो डेरिवेशन है ना, ये वाली, ठीक है, ये ट्रू स्टेडी स्टेट की डेरिवेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पेपर में ज़रूर पूछी जाती है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप जितनी मर्जी इसके साथ इंपॉर्टेंट लगा लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है,
तो बाज़-औक़ात सेमेस्टर के लिहाज़ से बात कर लें तो आपको 7th सेमेस्टर में भी आ जाएगी और उसका दिल करेगा ना तो वो 8 में भी पकड़ के दे देगा, ठीक है? तो इस तरह से ये जो आपके पास डेरिवेशन है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से करना है, इसको ठीक से समझना है, स्टेडी स्टेट को आपसे पेपर में भी वो पूछेगा। फैक्टर्स अब चूँकि ये कंसंट्रेशन है तो ऊपर वाले जो फैक्टर्स थे वो यही वाले भी फैक्टर्स हैं कि ये इन्फ्लुएंट रेट पे, क्लीयरेंस पे, एलिमिनेशन रेट पे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है, वही वाली चीज़ें आ जाएँगी जो पहले देखी हैं। अब नेक्स्ट है प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट। प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट होती है व्हेन कि जब हमारी जो थ्योरेटिकल स्टडी स्टेट है वो 95% तक अचीव हो जाए। 100% तो वो हम अचीव कर सकते हैं सिर्फ इन्फिनिटी पे, ठीक है? जब वो 95% अचीव हो जाती है ना तो उस टाइम हम कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट हमारी जो है ना वो अचीव हो गई है। और ये किस टाइम होता है? एट 4.32 हाफ लाइफ पे। ये हम एक्सप्रेशन आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है? कि हमारी स्टडी स्टेट जो है प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट कब अचीव होती है, कितने हाफ लाइफ पे, तो इतने हाफ लाइफ पे। या ये ड्राइव करो कि ये कहाँ से आता है, तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे। अभी जो चीज़ हमने देखनी है वो ये देखनी है कि डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल स्टडी स्टेट और प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट, ठीक है? तो अब मैं आपको बता देती हूँ थ्योरेटिकल स्टडी स्टेट क्या होती है। अ कंडीशन इन विच द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन, कि जब रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर हो जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं थ्योरेटिकल स्टडी स्टेट है, ठीक है? इट अकर्स ओनली एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी टाइम टी इन्फिनिटी के बराबर होगा तो उस टाइम हम थ्योरेटिकल स्टडी स्टेट अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए जो हमने फार्मूला देखा था वो सी पी एस एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी के या के वी वट एवर, ठीक है? तो ये उसका अगर हम इसका ग्राफ देखें तो यहाँ पे आप जो है वो कंसंट्रेशन ले लें, सी पी एस एस है, ठीक है? या सी पी सॉरी सी पी है हमारे पास, तो उसके यूनिट्स लिख लें। सी पी के क्या कंसंट्रेशन के यूनिट्स होते हैं? माइक्रोग्राम पर एम एल। तो आप एक्स एक्सिस पे ले लें टाइम, ठीक है? इसको ज़रा नीट क्लीन सा आप ड्रा कर लें। लेट्स सपोज़ ये हमारे पास जो है वो मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन है और हमने इसमें मतलब इसकी रेंज में कोई यहाँ तक अचीव करनी थी स्टेडी स्टेट यूँ करके, ठीक है? तो हमने ड्रग दी, वो आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ हुई। अब टाइम इन्फिनिटी पे जाके जो है हमें ये स्टेडी स्टेट या जो सीपीएसएस है थ्योरेटिकल वाली वो अचीव होगी, ठीक है? कि सीपीएसएस ये जो थ्योरेटिकल है ये हमें यहाँ पे जाके एट टाइम इन्फिनिटी स्टार्ट होगी, अचीव होगी, ठीक है? अचीव होगी इन्फिनिटी पे। और प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट की बात करें तो अ कंडीशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी इज़ 95% ऑफ स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है? कि 95% जो हमारी होती है सीपीएसएस थ्योरेटिकल, तो उस पे हमें जो है ना ये प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट अचीव होती है। ये होती है एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 4.32 हाफ लाइफ्स पे, ठीक है? 4.32 हाफ लाइफ होता है ना, उस टाइम हमें जो है ना ये प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट अचीव होती है। इसके लिए आप एक्सप्रेशन अगर इसी वाली बात को आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसके लिए मतलब एज अ फार्मूला लिख लें, ठीक है? तो कहता है सीपीएसएस अगर हम इसको प्रैक्टिकल लिखें तो वो किसके इक्वल होगी? 95% ऑफ सीपीएसएस थ्योरेटिकल, ठीक है? आप इस तरह से करके लिख सकते हैं। ग्राफ में इसका जो है ना वो उसी तरह से आप इधर कंसंट्रेशन लें, इधर आप टाइम लें, ये वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन ये जिस टाइम पे सीपीएसएस स्टार्ट हुई है, ये क्या है? सीपीएसएस, ये जो हमारी प्रैक्टिकल अचीव हुई है, ये टाइम क्या था? ये टाइम हमारा होगा 4.32 हाफ लाइफ्स का, ठीक है? ये 2-3 चीज़ें आप लिख लें यहाँ पे आप मिनिमम टॉक्सिक और मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशंस भी, ठीक है? ताकि ये ज़रा अच्छा लगे। यहाँ पे आप जो है ना कंसंट्रेशन के यूनिट्स लिख लें माइक्रोग्राम पर एमएल, यहाँ आप टाइम के लिख लें, फॉर एग्जांपल आप आवर्स लिखते हैं लेट्स सपोज़, ठीक है? तो ये आप बड़े अच्छे से करके 1, 2, 3, 4 पॉइंट आप जो है ना वो इनके लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका जो है ना वो एक पूरा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट के दरमियान का डिफरेंस। आगे हमारा है कि हमें स्टडी स्टेट अचीव करने के लिए 4.32 हाफ लाइफ्स क्यों लगते हैं, ठीक है? तो ये कुछ डेरिवेशन है। इसके बाद आगे लोडिंग डोज मेथड और वैगनर मेथड हैं जिनका हम यूज़ करके स्टडी स्टेट को अचीव करते हैं। फिर आगे सेसेशन या पोस्ट इन्फ्लुएंस से हम किस तरह से फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स फाइंड करते हैं, और उसके बाद आगे रोलन टोजर मेथड्स हैं, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। तो ये चीज़ें अब इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो बेहतर यही है कि हम ये चीज़ें अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने आपके फाइनल ईयर की वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट कर दी हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।